हेलो गाइस, मैं हूं अबीहा इंतखाब और आपके अपने यूट्यूब चैनल अबीहा क्लासेस सफलता की सोच में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि हम इस बुक को कंप्लीट करा रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे इस बुक का चैप्टर नंबर 5 पारिस्थितिकी और पर्यावरण। पर्यावरण के बारे में तो आप पहले से ही जानते होंगे। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण, यानी पृथ्वी के चारों तरफ घिरा हुआ एक आवरण। तो चलिए जानते हैं आज पारिस्थितिकी और पर्यावरण के बारे में। आपको पता है कि हम इस बुक में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हीं को पढ़ाते हुए चल रहे हैं, क्योंकि जिससे क्वेश्चन बन रहे हैं हम वही पॉइंट आउट यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे, पॉइंट टू पॉइंट आपको पढ़ाएंगे। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है तो मैं बहुत डिटेल में तो एक्सप्लेन नहीं करूँगी, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगी कि मैं चीज़ें बताती चलूँ आपको। पारिस्थितिकी अंग्रेजी शब्द इकोलॉजी अर्थात पारिस्थितिकी 1869 में गढ़ा गया। यह अपेक्षाकृत नया विज्ञान है। हाल तक इसे जीव विज्ञान की शाखा समझा जाता था, लेकिन अब यह स्वतंत्र विषय माना जाता है। फिर भी यह जीव विज्ञान से घनिष्ठ संबंध रखता है। पर्यावरण और मानव प्रगति। पर्यावरण का अर्थ होता है प्रकृति और मानव निर्मित दोनों प्रकार के परिवेश। प्राकृतिक तत्वों में मिट्टी, हवा और पानी है, जिनके सहारे पशु, पौधे, मनुष्य जीवित रहते हैं। मानव निर्मित पर्यावरण से भोजन, आश्रय और परिवहन की सुविधाएं मिलती हैं। अब देखिए, हम बात करते हैं कि जो मानव निर्मित होता है उससे हमें क्या क्या चीज़ों के बारे में पता चलता है कि पृथ्वी और ग्राम यहाँ पे हमें पता चलता है आश्रय, परिवहन की सुविधाएं मिलती हैं। सड़कें, पुल, बांध, आवास की तरह प्रयोग में आने अनेक प्रकार की संरचनाएं। पर्यावरण के अंतर्गत ग्रामीण, शहरी, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक अवस्थाएं भी आती हैं। यानी कि हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि भाई संपूर्ण पृथ्वी तो है ही, पर्यावरण का जो चारों तरफ एक आवरण चारों तरफ से घिरा हुआ है उसे हम पर्यावरण कहते हैं, लेकिन इसके अंदर भी बहुत सी चीज़ें आती हैं जो मानव प्रगति से संबंधित है। लेकिन मानव प्रगति के साथ पर्यावरण का नुकसान नहीं होना चाहिए। यद्यपि 9000 ईसा पूर्व में विश्व के पैमाने पर जलवायु संबंधित बड़े परिवर्तन नहीं हुए, तथापि कुछ क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इसलिए प्राचीन जलवायु के ज़्यादातर विद्वानों का मत है कि ईसा पूर्व तीसरी और दूसरी सहस्राब्दियों में मध्य एशिया में घोर सूखापन था तथा बहुत ठंडा तापमान था। द्वितीय सहस्राब्दी ईसा पूर्व के आरंभ में यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ने लगी, जिसके कारण दक्षिण मध्य एशिया के बहुत सारे लोग कम ठंड वाले इलाके की खोज में भारतीय उपमहादेश की ओर चल पड़े। इन लोगों में हिंद आर्य भाषी तथा ऋग्वैदिक लोग भी थे। पर्यावरण और मानव बस्तियां। गंगा के मैदान में जंगलों की कटाई और कड़ी कछारी भूमि की जुताई के बिना बड़ी कृषक बस्तियों की स्थापना होनी असंभव थी। यह सब 500 ईसा पूर्व से लोहे की कुल्हाड़ी और लोहे के फाल के प्रयोग से ही प्रभावकारी ढंग से संभव हो सका। इसके लिए लोहे की खानों की खोज करना और निष्कर्षण की प्रौद्योगिकी और लौह शिल्प की तकनीकी को विकसित करना जरूरी था, क्योंकि मध्य गंगा के मैदान की कड़ी कछारी मिट्टी, विंध्य क्षेत्र की लाल मिट्टी और दक्कन तथा पश्चिमी भारत की कपास पैदा करने वाली काली मिट्टी की कारगर जुताई के लिए लोहे के पालों की आवश्यकता थी। आगे देखते हैं, ये चैप्टर वैसे बहुत बड़ा नहीं है। वासस्थल का चुनाव मिट्टी और जलवायु पर बहुत हद तक निर्भर करता था। अनुकूलन वर्षा वाले क्षेत्र जहां नदियां, झीलें, जंगल, पहाड़ियां, धातुएं और उपजाऊ मिट्टियां होती थी, लोगों की बसने के लिए आकर्षित करते थे। इसके विपरीत जल संसाधन रहित शुष्क मरुस्थल लोगों को वहां बसने से हतोत्साह करते थे। इस प्रकार गंगा के मैदान मानव बस्ती के आकर्षण का क्षेत्र बन गए थे। इनमें 500 ईसा पूर्व के बाद के काल में बहुसंख्यक और उसके पहले बहुत कम बस्तियां दिखती हैं। उसी काल में दोआब और मध्य गंगा के मैदान में बहुत से नगर मिलते हैं। लगभग 2500 ईसा पूर्व में नदियों के मार्गों में दिशा परिवर्तन होने से मानव बस्तियों पर प्रभाव पड़ा। घग्गर हकरा की समरूपा नदी सरस्वती, यमुना और सतलज से मिल गई और तीनों ने मिलकर हड़प्पा संस्कृति के विकास में योगदान किया। लेकिन 1700 ईसा पूर्व में सतलज और संभवतः यमुना पूर्व की ओर बढ़ गई और इसका हड़प्पा संस्कृति की बस्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। आगे देखते हैं, पाटलिपुत्र गंगा और सोन के संगम पर स्थित था। उत्तर में गंडक और घाघरा नदियां गंगा से मिलती थीं
और पुनपुन नदी दक्षिण में मिलती थी। ये संगम स्थल शहर से ज्यादा दूर नहीं थे। 3 दिशाओं में नदियों की उपस्थिति ने पाटलिपुत्र को प्रायः जल दुर्ग बना दिया और इसे महान राजधानी बनने का गौरव भी प्राप्त हुआ। तदपि पाटलिपुत्र गंगा और सोन के संगम पर अव्यवस्थित था। तदपि सोन नदी बाद में पश्चिम की ओर खिसक गई। प्रागैतिहासिक काल में पाटलिपुत्र से उत्तर गंगा तट पर स्थित चिरान महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि यह वास्तव में गंगा और घाघरा के संगम पर अवस्थित था। ऐसा लगता है कि इसके आसपास के क्षेत्र में जंगल थे। आगे देखते हैं, वर्षा और मानवीय प्रयास क्या थे। वर्षा निश्चित रूप से मानव समाज को खेती करने और बस्तियां बसाने में सहयोग देती थी, लेकिन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भारी वर्षा लोगों को नियमित काम करने से रोक देती थी। गौतम बुद्ध प्रतिवर्ष वर्षा काल में 4 माह के लिए उपदेश देने एवं पर्यटन करने का कार्यक्रम स्थगित करके किसी स्थान पर वर्षावास करते थे। वे वर्षावास के लिए राजगृह, वैशाली और श्रावस्ती जैसे स्थानों में ठहर जाते थे। कहा जाता है कि उन्होंने श्रावस्ती में 26 वर्षावास किए। प्राचीन काल में पर्यावरण संबंधित चेतना प्राचीन भारत में नदियां ईश्वर तुल्य मानी जाती थीं। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को दैवी के रूप में चित्रित किया गया है, लेकिन वैदिकोत्तर काल में गंगा को मातृ देवी कहा गया और ऐसी परंपराएं आज तक बरकरार हैं। चूंकि पृथ्वी और जल दोनों में वनस्पतियों और पशुओं का संपोषण होता था, इसलिए उन्हें माता का दर्जा दिया जाता था। अनेक वृक्ष, जिनमें नीम, पीपल, वट, शमी और तुलसी शामिल हैं, पवित्र माने जाते थे। बड़ी बूटियों के विषय में भी, जिनमें घास शामिल थी, यही बात लागू होती है। औषधि विशेषताओं के कारण इन सबका महत्व था। आगे देखते हैं, परिस्थितिकी और पर्यावरण की जानकारी प्राचीन भारत के अध्ययन में सहायक हो सकती है या खास करके प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन में उपयोगी हो सकती है, लेकिन प्रकृति के विरुद्ध मानव के संघर्ष को रोक कर मानव समाज का विकास नहीं हो सकता। देखिए, एक चीज याद रखिए, पर्यावरण से मानव, अगर मैं बात करूं कि यहाँ वो चाहे कि उसके विरोध में कुछ करके और वो अपना विकास कर सके, तो बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि मानव भी तो पर्यावरण का एक हिस्सा है। मानव भी तो इस पृथ्वी पर अगर उसे वास करना है तो उसे पर्यावरण के साथ तालमेल बैठाना होगा। वो पर्यावरण के विपरीत नहीं जा सकता। जब जब मानव पर्यावरण के विपरीत गया है, उसका असर देखने को मिला है कि पर्यावरण ने जब बदला लिया है तो मानव उसको सहन नहीं कर सका है। अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे यहाँ बात करते हैं, जो आज के इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु निर्वाण, यानी मैं बात करूं उसकी 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगिरी में हो गई थी। अब यहाँ पे आपको पता है, कल ही मैंने बताया महावीर कौन थे। तो जैन धर्म के वो अंतिम पैगंबर, या मैं कहूँ अंतिम धर्म गुरु थे, और सबसे पहले धर्म गुरु जो थे या संस्थापक के तौर पे हम जानते हैं जैन धर्म के, वो कौन थे? ऋषभदेव थे। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता बिल्कुल भी नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। अब बात करते हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योति कहा जाता है। यानी मैं अगर बात करूं कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं, तो लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 1563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी सौतेली मां प्रजापति गौतमी ने किया था, इसलिए इन्हें गौतम बुद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि गौतम जो वर्ड है इनकी मां से लिया गया, गौतमी। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने, यानी कि गौतम बुद्ध का जो पहले का नाम था वो क्या था? सिद्धार्थ था। बाद में गौतम बुद्ध उनका नाम पड़ा जब उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए और वह स्थान बोध गया कहलाया। तो यहाँ पे मैंने 2 धर्मों के बारे में आपको शॉर्ट नोट्स के जरिए ही बताया। एक धर्म है जैन धर्म, जिसके संस्थापक थे ऋषभदेव, और उनके अंतिम जो उनके गुरु थे, धर्म गुरु, वो थे महावीर। और मैंने दूसरे आपको बताया बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के संस्थापक है गौतम बुद्ध, और गौतम बुद्ध को ही लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। तो ये आज के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों। कल मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर नंबर 6, अगर मेरी तबीयत ने साथ दिया तो।